गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का सब्जेक्ट जो है सिग्नल एंड सिस्टम, उस सिग्नल एंड सिस्टम के अंतर्गत अपन ने पिछली जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंतर्गत अपन ने इम्पल्स सिग्नल्स क्या होते हैं और यूनिट स्टेप सिग्नल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो अपन के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्री जो सिग्नल्स है, जिसके अंतर्गत अपन के पास एक रैम्प सिग्नल्स है, पैराबोलिक सिग्नल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर सिग्नल क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या है, ट्रायंगुलर सिग्नल्स क्या है, गॉसियन सिग्नल, साइनोसोडल सिग्नल फंक्शंस क्या होते हैं या सिग्नल्स क्या होते हैं, सैंपल सिग्नल्स क्या होते हैं, सिंक सिग्नल्स क्या होते हैं। ये जो है ये सारे के सारे क्या है एलिमेंट्री सिग्नल्स है। तो अपन इन सिग्नल्स के बारे में क्या है एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अपन के पास जो ये सिग्नल्स होते हैं, तो इन सिग्नल्स को जब भी अपन सिग्नल एंड सिस्टम में अगर अपन यूटिलाइज लेते हैं तो ये सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो अपन के पास क्या होते हैं, वेव फॉर्म के बेस पर दिए गए होते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो चाहे वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हो। लेकिन इन सिग्नल्स को जब वेव फॉर्म के रूप में दिया गया हो तो उस सिग्नल्स का अपन को क्या होना चाहिए, फंक्शंस फाइंड आउट होना चाहिए। अब जब तक अपन के पास उस सिग्नल्स का अगर फंक्शंस फाइंड आउट नहीं होगा तो अपन उसके बारे में क्या है आगे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मोस्टली जो फंक्शंस है या सिग्नल्स जो होते हैं इनके अपन को क्या करना है, फंक्शंस को क्या करना है, ड्राइव करना है। तो आज अपन जो है वो इनके एक एक करके इनके फंक्शंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं उसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अपन के पास इम्पल्स और यूनिट स्टेप के बारे में तो अपन ने डिस्कस कर दिया था। तो इम्पल्स जो फंक्शन था जिसे अपन ने क्या किया था, डिफाइन किया था, इम्पल्स को अपन ने डिफाइन किया था वो अपन के पास डेल टी था। और दूसरा अगर उसके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में था तो उस समय अपन इसको क्या किया था, डेल एन के रूप में डिफाइन किया था। इसको अपन क्या कहता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस भी बोलते थे, इसे कहते थे क्रॉनिकल फंक्शंस भी बोला जाता था। अब डेल्टा के लिए अपन ने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसके अंतर्गत अपन ने इसका फंक्शन जो डिफाइन किया था वो अपन ने फाइंड आउट किया था कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है 0, और 1 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू थी वो अपन के पास क्या थी, 0 थी। इसी प्रकार अपन के पास जो डिस्क्रीट टाइम में अगर अपने इसका फंक्शंस को देखा था तो उस समय अपन के पास क्या था, n इज इक्वल टू अगर 0 है तो उस समय इसकी वैल्यू जो थी वो अपन के पास 1 थी। और दूसरा अपन ने क्या था, n इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस समय इसकी वैल्यू जो थी वो 0 थी। लेकिन ये इम्पल्स जो फंक्शंस है इसका जो टोटल एरिया जो था वो अपन के पास पल्स का वो अपन के पास कितना था, 1। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी उसके अंतर्गत अपन ने डेल्टा जो फंक्शन मतलब इम्पल्स जो फंक्शन था उसकी वैल्यू को अपन ने यूज किया था। अब इम्पल्स जो फंक्शन था इसका यूज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सैम्पलिंग सिग्नल्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा अगर अपन ने देखा था कि स्टेप सिग्नल्स, यूनिट स्टेप सिग्नल्स है या यूनिट स्टेप सिग्नल, इसकी जो वेव फॉर्म थी वो वेव फॉर्म अपन के पास क्या थी, इस प्रकार से। ये अपन के पास डेल्टा टी था, यहाँ मेरे पास क्या है टी, और टी इज इक्वल टू क्या था, 0। और जब अपन के पास डिस्क्रीट टाइम में ले रहे थे तो इसके लिए n, और यहाँ वैल्यू जो थी वो मेरे पास 1, और ये मेरे पास क्या था n, और ये मेरे पास 0। अब यूनिट स्टेप सिग्नल्स के अंतर्गत अपन के पास जो वैल्यू थी, सबसे पहले अपन ने इसका वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म जो अपन ने डिफाइन की थी वो वेव फॉर्म किस बेस पर थी, ये मेरे पास ut मतलब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन था वो मेरे पास क्या था, 1 था, और t इज इक्वल टू 0। तो मतलब इसके लिए अपन ने फंक्शन जो डिफाइन किया था वो मेरे पास क्या था कि ut जी के अंतर्गत जो अपन ने फंक्शन डिफाइन किया था उस समय अपन के पास क्या था, 1, जब t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। दूसरा जब t लेस देन अगर 0 है तो उस समय उसकी वैल्यू क्या थी, 0। लेकिन t बराबर 0 पर जो था उस समय ये सिग्नल जो था वो क्या था, नॉट डिफाइंड था, मतलब उसके अंतर्गत 0 पर उसकी वैल्यू अपन के पास कोई डिफाइंड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम वैल्यू में वो क्या कंटिन्यूस में वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस बेस पर अपन के पास जो ये फंक्शन था इस फंक्शन को अपन ने क्या कहा था, यूनिट स्टेप सिग्नल्स कहा था। और अगर अपन इसको डिस्क्रीट फॉर्म में अगर देखें तो डिस्क्रीट फॉर्म को डिस्क्रीट एनालिसिस में तो उस समय अपन के पास इसको फंक्शन जो अपन ने डिफाइन किया था वो क्या था, म्यू एन, और यहाँ मेरे पास जो था वो डिस्क्रीट सिग्नल एन, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शंस है उस फंक्शंस के अंतर्गत अपन के पास जो वैल्यू थी मतलब पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो थी ये यहाँ पर ये, तो
यहाँ पर ये वैल्यू जो कंटिन्यूटी पे है तो उस समय इसका मैग्नीट्यूड जो था वो 1 था। उस समय अपन इसके बाद जो सिग्नल्स है, इस सिग्नल्स को अगर अपन देखें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, म्यू एन इज इक्वल टू, यहाँ अपन के पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या होगा 1 व्हेन n ग्रेटर देन क्या था 0 और n लेस देन अगर 0 है तो उस समय उसकी वैल्यू क्या थी 0 थी। अब इस फंक्शन में अपन इसको यूनिट स्टेप फंक्शंस क्यों कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अपन के पास क्या है 1 है। अगर इसका एम्पलीट्यूड अगर अपन के पास 1 है तो इस सिग्नल्स को अपन क्या कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शंस। अगर यहाँ पर अगर इसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाता है तो उस बेस पर उस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे ट्वाइस ऑफ यूटी फंक्शन बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो, अगर यहाँ पर इसका अगर स्टेप मतलब मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इस फंक्शन को अपन ने क्या कहा था यूनिट स्टेप फंक्शन कहा था। तो इससे रिलेटेड जो भी अपन ने था वो अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन जो फंक्शंस जो पढ़ रहे हैं वो फंक्शंस कौन सा है, रैंप फंक्शन। कौन सा है, रैंप सिग्नल्स, या जिसे अपन इसको फंक्शंस के फॉर्म में अगर डिफाइन करेंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे रैंप सिग्नल। अब रैंप सिग्नल जो होता है इसको जो मोस्टली जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किससे किया जाता है, आरटी से। क्या किया जाता है, आरटी से किया जाता है। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होता है t व्हेन ग्रेटर देन क्या हो 0 या इक्वल टू क्या हो 0 और t इज लेस देन अगर 0 है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो अपन के पास क्या होती है 0 होती है। अब ये जो फंक्शंस है ये फंक्शंस कैसा है, एक प्रकार का सिंगुलरिटी फंक्शंस है। अगर अपन इस फंक्शंस को अगर ड्रॉ करना चाहें तो यूनिट स्टेप फंक्शंस से अगर इंटीग्रेशन करें तो अपन के पास जो फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रैंप सिग्नल मिलेगा। दूसरा जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर -∞ टू अगर t तक अगर ले और यहाँ मेरे पास क्या है ut और यहाँ मेरे पास t है इज इक्वल टू, अगर इस फंक्शन को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो ये फंक्शन जो बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा t बनेगा। अब मीन्स अगर मेरे पास क्या है कि यूनिट स्टेप जो सिग्नल्स है उस यूनिट स्टेप सिग्नल्स के अंतर्गत आप यहाँ देखो कि अगर मेरे पास -∞ टू अगर मेरे पास वैल्यू अगर मैं 0 तक लूँ, 0 तक अगर वैल्यू लें तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या रहेगी 0 रहेगी। मतलब अगर u की जो वैल्यू है वो अपन के पास 0 है तो u की वैल्यू अगर अपन के पास 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब यदि अपन के पास 0 से अगर ग्रेटर देन अगर वैल्यू अगर अपन लें, क्या लें, जब ग्रेटर देन अगर 0 से ज्यादा लें तो यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा -∞ टू 0 और यहाँ मेरे पास क्या होगा ut और dt प्लस यहाँ मेरे पास जो होगा 0 से लेकर t और यहाँ मेरे पास क्या होगा ut और ये मेरे पास क्या होगा dt। अब -∞ से अगर 0 तक ले रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है 0, तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू तो अपन के पास 0 आ जाएगी। अब 0 से ग्रेटर देन अगर अपन कोई भी वैल्यू लें, ग्रेटर देन अगर कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पर 2 लें 3 लें 4 लें तो उसके लिए अपन के पास जो फंक्शन होगा वो अपन के पास क्या आ जाएगा t और लोअर लिमिट अपन के पास 0 है और यहाँ पर t की वैल्यू जो भी है तो उस बेस पर अगर अपन इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पुट अप करेंगे तो अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी t फंक्शंस के बेस पर आएगी। तो यानी कि इस फंक्शंस को अपन जो है वो नॉर्मली क्या है कि यूनिट स्टेप फंक्शंस अगर अपन को दिया गया है तो यूनिट स्टेप फंक्शंस का अगर अपन t के रेस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो अपन को कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, रैंप सिग्नल मिल जाता है। अब इस रैंप सिग्नल्स को जो ड्रॉ किया जाता है तो वो ड्रॉ करने पर इसकी वैल्यू कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, जैसे ये मेरे पास क्या है, अगर x एक्सिस पर अपन किसको डिफाइन करें t को और y एक्सिस पर जो है वो अपन के पास जो फंक्शन है वो क्या है rt है। अब पर्टिकुलर हर वैल्यू पर अगर t इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू कैसी है 0 है। अब जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं t की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो rt की वैल्यू जो होगी वो भी मेरे पास क्या होगी कंटिन्यूसली क्या होती है बढ़ती जाती है। तो मतलब यहाँ पर इसका पॉइंट ये मेरे पास 2 हो जाएगा तो इस बेस पर अपन के पास जो है वो एक क्या होती है रैंप मिलता है। इस सिग्नल्स को अपन क्या कहते हैं रैंप फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं रैंप फंक्शन। अब रैंप फंक्शंस को डिफाइन जो किया जाता है वो अपन इस बेस पर करेंगे तथा ये जो सिग्नल्स होगा इस सिग्नल्स को अपन क्या कहेंगे रैंप सिग्नल कहेंगे। अब यदि अपन के पास अगर डिस्क्रीट टाइम में अगर इसको देखें तो डिस्क्रीट टाइम में जो सिग्नल्स होगा उसके अंतर्गत अपन के पास क्या होगा r ब्रैकेट में n होगा तथा इस फंक्शन को अपन जो डिफाइन करते हैं उसके अंतर्गत अपन के पास क्या होगा n। जब n ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा और दूसरा अगर अपन के पास n लेस देन अगर 0 है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब अगर मैं इसकी वेवफॉर्म को अगर ड्रॉ करूं तो ड्रॉ करने पर मेरे पास जो सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल कैसा मिलेगा,
यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स एक्सेस पर अपन क्या कर रहे हैं, एन वेरिएबल जो ले रहे हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सेस पे जो है वो अपन के पास रैम फंक्शन जो है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं आर एन से। तो अब पर्टिकुलर अगर अपन के पास एन इजिकल टू जीरो है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। जैसे जैसे लेस देन अगर जीरो है तो उस समय उस फंक्शन की रैम जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, जीरो। अब पर्टिकुलर अपन जैसे जैसे एन की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं, तो एन की वैल्यू अगर 1 रखे हैं तो उस समय अपन के पास फंक्शन कैसा होगा, 1। दूसरा, अगर अपन के पास एन इजिकल टू 2 रखे हैं तो उस समय उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपन के पास कितना होगा, 2। तो मतलब यहाँ पर ये कंटिन्यूसली जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीजेबल हो रही है। अगर n इजिकल टू अपन 3 लें तो यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 3। तो पर्टिकुलर 3 पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये। तो अब यहाँ देखो ये जो है वैल्यू वो कंटिन्यूसली लीनियर फॉर्म में क्या हो रही है, इंक्रीजेबल हो रही है। तो डिस्क्रीट टाइम में अगर अपन उस रैंप फंक्शन सिग्नल्स को अगर डिफाइन करेंगे तो उसके लिए ये रहेगा, और दूसरा उसका फंक्शन जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, इस टाइप का। और कंटिन्यूस टाइम में जो अपन के पास सिग्नल्स का फंक्शन जो रहेगा रैम का, वो फंक्शन ये रहता है, तथा उसका जो सिग्नल्स होगा वो सिग्नल्स को अपन क्या करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपन के पास क्या हुआ, रैम सिग्नल्स। अब नेक्स्ट अपन के पास जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स कौन सा है, पैराबोलिक सिग्नल। अब पैराबोलिक जो सिग्नल है वो पैराबोलिक सिग्नल्स अगर अपन को रिसीव करना हो तो पैराबोलिक सिग्नल्स को अपन क्या कर रहे हैं कि यदि मेरे पास रैम जो सिग्नल्स है, अगर इसी रैम सिग्नल का अगर मैं इंडिकेशंस करूं तो इंडिकेशंस करने पर मेरे पास जो सिग्नल रिसीव होगा वो सिग्नल्स अपन के पास क्या होगा, पैराबोलिक सिग्नल्स होता है। कौन सा सिग्नल होगा, पैराबोलिक सिग्नल्स। अब पैराबोलिक सिग्नल्स के अंतर्गत अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो मेरे पास क्या है कि जैसे मैंने यहाँ माइनस इंफिनिटी से टी तक कर दिया, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, आर टी है, और यहाँ मेरे अगर पास डी टी है। अगर मैं इस फंक्शन को अगर डिफाइन करूँ माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और यहाँ मेरे पास आर टी, और ये मेरे पास क्या है, डी टी, और प्लस इसको अगर जीरो से लेके टी तक अगर डिफाइन करें तो आर टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब कंडीशंस यहाँ पर है कि जब अपन रैंप फंक्शंस के सिग्नल के अंतर्गत देखें कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि जब अपन के पास t की वैल्यू जो है वो लेस देन अगर जीरो है तो उस समय उस रैंप का जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या रहेगी, जीरो रहती है। मतलब यहाँ मेरे पास जीरो टी हो जाएगा, प्लस जिस समय अपन के पास सिग्नल जो है वो टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। मतलब जीरो से ऊपर अगर अपन के पास कोई भी वैल्यू हो तो मतलब यहाँ पर अगर अपन के टी की लेके टी, और यहाँ मेरे पास क्या होगा, उस समय उस रैंप की फंक्शन की सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टी। अब यहाँ मेरे पास जो है वो क्या रहेगा, डी टी। जब अपन इसका इंडिकेशन खोलते हैं तो अपन के पास जो फंक्शन मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। अब यहाँ अपन के पास अपर लिमिट है और ये मेरे पास क्या है, लोअर लिमिट अगर दे रखी है तो उस लिमिट को अगर अपन यहाँ पर पुटअप कर दें तो पुटअप करने पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास कौन सा मिलेगा, पैराबोलिक सिग्नल्स मिलेगा। अब इस पैराबोलिक सिग्नल्स को अगर अपन फंक्शंस के रूप में अगर डिफाइन करना चाहें तो फंक्शंस के अंतर्गत ये मेरे पास xt जो एज इट इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के अंतर्गत है। अगर मैं इस फंक्शंस को अगर डिफाइन करूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो उस समय उस फंक्शंस को अपन डिफाइन जो करते हैं वो क्या करते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 से। तथा जिस समय अगर t की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, जीरो होगी। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अपन को जो डिफाइन कर रहा है वो डिफाइन कौन सा है, पैराबोलिक सिग्नल्स। अब पैराबोलिक सिग्नल्स को अगर वेव फॉर्म के रूप में अगर अपन देखें तो वेव फॉर्म के रूप में अगर अपन देखें तो एक्स एक्सेस पर अपन जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तथा वाई एक्सेस पर अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को xt को डिफाइन कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर आप जो है t इजिकल टू अगर वैल्यू पुटअप करो, t इजिकल टू 0, t इजिकल टू 1, t इजिकल टू 2, t इजिकल टू 3, या आप 1.5, 1.2, 1. ये भी अगर रिप्रेजेंट करते हो तो भी आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, t इजिकल टू 0 रख रहा हूँ तो उस समय xt की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। जिस समय मैं t की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो 1 ले रहा हूँ तो 1/2 होगा, तो 1/2 होगा तो y की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। दूसरा, अगर मैं t की वैल्यू अगर अपन के पास क्या लें, 2 लें, तो t की वैल्यू 2 लेंगे तो t की पावर स्क्वायर जो है वो 4/2, तो मतलब क्या होगा, अपन के पास 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब यहाँ पर जो मेरे पास अगर 2 ले रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1। दूसरा, जैसे ही मैं इसमें t इजिकल टू 3 लूँ तो
टी इज इक्वल 3 लेने पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास वैल्यू रहेगी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 के बाद में यहाँ पर अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास क्या रह जाएगी 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अपन के पास वैल्यू जो रहेगी 3 का 9, 9/2 यानी कि 4.5 क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर अपन के पास 1.5, यहाँ अपन के पास 2, और यहाँ अपन के पास 2.5, ये वैल्यू 3 और 3.5, और यहाँ अगर अपन वैल्यू देखें तो यहाँ अपन के पास क्या हो जाएगा 4.5 है। तो पर्टिकुलर अपन के पास यहाँ देखें तो यहाँ पर t इजिकल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है ये, और t इजिकल 2 था उस समय इसकी जो वैल्यू आई थी वो अपन के पास क्या आई थी 2 का मतलब 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आई थी 2, सॉरी 2 का स्क्वायर है 4 का डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ अपन के पास वैल्यू जो थी वो क्या थी 2, और यहाँ अगर अपन 3 का देखें तो अपन के पास वैल्यू जो थी वो ये। अब यहाँ पर देखो कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हो रहा है पैराबोलिक फॉर्म में क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपन के पास जो सिग्नल अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में दिया गया हो तो उस समय इसका पैराबोलिक जो सिग्नल्स बनेगा वो अपन के पास क्या बनेगा इस टाइप में बनेगा। अगर इसी सिग्नल्स को अगर अपन डिस्क्रीट फॉर्म में अगर अपन देखें तो डिस्क्रीट फॉर्म में जो सिग्नल्स होगा उसको रिप्रेजेंटेशन करने का पैराबोलिक सिग्नल्स का कैसा रहेगा x n इज इक्वल टू क्या होगा फंक्शंस को अगर डिफाइन करें n स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, और जब n ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो 0 और लेस देन अगर अपन के पास 0 हो तो उस समय इस फंक्शंस की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी 0 रहेगी। अगर मैं इसको वेव फॉर्म के बेस पर देखूं तो वेव फॉर्म के बेस पर अगर अपन देखें तो x एक्सिस जो होता है उस x एक्सिस पर अगर इसको अपन डिफाइन करें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा डिपेंडेंट अनडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ अपन के पास जो होगा वो वेरिएबल जो है वो पैराबोलिक सिग्नल्स रहेगा। अब यहाँ पर अगर अपन के पास n इजिकल टू 1 लें तो n इजिकल टू 0 लेने पर उसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा n इजिकल टू अगर अपन 1 लें तो इस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब वैल्यू क्या आएगी 0.5 आ जाएगी। उसके बाद में अगर अपन के पास n इजिकल टू क्या लें 2 लें तो n इजिकल टू 2 लेने पर इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी 2 का स्क्वायर इजिकल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 जो होगा वो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब n इजिकल टू अपन 3 लें तो 3 लेने पर यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, सॉरी यहाँ अगर अपन को डिवाइड करें 1, यहाँ मेरे पास जो होगा 1.5, यहाँ मेरे पास 2, यहाँ मेरे पास 2.5, यहाँ मेरे पास 3, यहाँ मेरे पास 3.5, यहाँ मेरे पास क्या होगा 4। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो t इजिकल टू n इजिकल टू अगर अपन यहाँ पर 2 लें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा जो क्या होगा 2। तो 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो अपन के पास ये है, दूसरे पर इसकी वैल्यू जो है वो अपन के पास क्या है 2 है, और n इजिकल टू अगर अपन 3 लें तो n इजिकल टू 3 लेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, तो अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी 4.5। तो इस बेस पर अगर अपन के पास देखें तो ये सिग्नल जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है पैराबोलिक फॉर्म में क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर अपन इस पॉइंट को अगर नॉर्मली अगर अपन डॉटेड से बेस पर मिलाएं तो ये सिग्नल जो होगा वो कैसा दिख रहा है पैराबोलिक फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ अपन के पास अभी अपन ने जो डिस्कस किया है इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ने इम्पल्स सिग्नल्स क्या होते हैं स्टेप सिग्नल्स के बेस पर अपन ने उसका डिस्कशन उसकी वेवफॉर्म उसका फंक्शंस देखा। दूसरा अपन ने जो है वो रैंप सिग्नल्स क्या होते हैं उनके फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है इसके बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। और नेक्स्ट अपन ने जो देखा है वो कौन सा देखा है पैराबोलिक सिग्नल्स। अब नेक्स्ट जो अपन के पास जो सिग्नल्स है उस सिग्नल्स के अंतर्गत अपन के पास है रेक्टेंगुलर सिग्नल, और दूसरा अपन के पास जो है वो है रेक्टेंगुलर सिग्नल देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन के पास जो सिग्नल्स है वो अपन के पास क्या है रेक्टेंगुलर सिग्नल। नॉर्मली जो रेक्टेंगुलर सिग्नल जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है पल्स सिग्नल ही होता है, लेकिन इस सिग्नल्स को जो अपन डिफाइन करते हैं वो अपन क्या करते हैं रेक्टी से डिफाइन करते हैं। अब इस फंक्शंस को अगर अपन डिफाइन करना चाहें
तो इसके अंतर्गत जो फंक्शंस होता है उसको वेव फॉर्म के अंतर्गत जो सिग्नल्स को डिफाइन किया जाता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि ये मेरे पास t, ये मेरे पास जो है वो मेरे पास रेक्ट t फंक्शंस और t इज इक्वल टू 0, यहाँ मेरे पास जो होगा वो t/2 और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन क्या रहेगा t/2 और इसका अगर अपन के पास एम्पलीट्यूड जो है वो अपन के पास क्या रहता है 1। अब इस सिग्नल्स को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो सिग्नल्स के अंतर्गत इस फंक्शन को डिफाइन जो करने का मतलब क्या हुआ a, यहाँ अपन के पास रेक्टेंगुलर और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा t/ क्या होता है t। अब अगर मैं इस फंक्शंस वेव फॉर्म को अगर फंक्शंस के बेस पर अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मतलब क्या होगा जब आपके पास फंक्शंस की जो वैल्यू मतलब रेक्ट t की वैल्यू अगर लेस देन -t/2 से ग्रेटर देन और लेस देन t/2 है तो उस समय इस सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो अपन के पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा a। अदरवाइज जो भी अपन के पास t की जो वैल्यू है उस t की वैल्यू के लिए इस फंक्शन का जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इस प्रकार इस सिग्नल्स को अपन क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल्स कहते हैं। इस रेक्टेंगुलर जो सिग्नल्स है उसको फंक्शंस के रूप में अगर डिफाइन करना चाहें तो यहाँ डिफाइन करने का डिफाइन अपन उस सिग्नल्स को इस फॉर्म में करते हैं। यहाँ पर जो a जो है वो अपन के पास क्या होगा उस पल्स या रेक्टेंगुलर जो पल्स है का मैग्नीट्यूड है और यहाँ जो कैपिटल G T जो है ये क्या है पीरियड ऑफ द पल्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो टाइम पीरियड है वो उसका क्या रहेगा पल्स रहेगा। अब अगर अपन के पास कभी भी एग्जामिनेशन बेस पर अगर अपन क्वेश्चंस दिए जाए तो उस बेस पर अगर अपन के पास कोई भी सिग्नल दिया हुआ है जैसे 3 रेक्टेंगुलर और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है 2/T दे रखा है तो दिए गए जो सिग्नल्स है इस सिग्नल्स को अगर वेव फॉर्म के रूप में अगर अपन को कन्वर्ट करना है तो इस सिग्नल्स को अपन वेव फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करें तो कैसे करें। अगर मैं इस सिग्नल्स के अंतर्गत इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या रहेगा रेक्टेंगल, यहाँ मेरे पास t, यहाँ कैपिटल T/ क्या होगा 2। अगर मैं इस सिग्नल्स को इस सिग्नल्स के साथ अगर कंपेयर करूं तो मतलब इस पल्स का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर जो इसका पर्टिकुलर इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो टाइम पीरियड कितना दे रखा है t/t दिया है। अब t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दे रखी है t/2 के इक्वल दे रखी है। तो अब यहाँ पर अपन के पास जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड के बेस पर अगर अपन यहाँ पर उसका 1/2 के साथ अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो टोटल उसका क्या होगा पीरियड अपन के पास आ जाएगा। अब इस सिग्नल्स को अगर अपन के पास दिया गया है तो इस सिग्नल्स की अगर अपन वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो वो वेव फॉर्म अपन के पास कैसी बनेगी यहाँ मेरे पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा रेक्टेंगुलर t और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा 0 और ये मेरे पास जो है वैल्यू वो क्या रहेगी t। अब इस पल्स का जो है वो अपन के पास रेक्टेंगुलर पल्स का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3 दे रखा है। दूसरा इसका टाइम पीरियड जो दे रखा है वो मेरे पास क्या है कि अपन नॉर्मली जो है इस सिग्नल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर t/2 है और यहाँ पर t/2 मतलब अगर उनको ऐड करें तो अपन के पास टोटल जो टाइम पीरियड जो होगा वो अपन के पास कितना आ जाएगा वो t आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन के पास जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है t/2 दे रखा है। अब t/2 दे रखा है तो मैं इस सिग्नल्स को क्या करूँ इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी t। अब यहाँ पर जो मेरे पास रहेगा t/2 के साथ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 का और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो t/2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 का तो मेरे पास टोटल जो पल्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा माइनस का t/ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर अगर इस फंक्शन का अगर देखूँ तो यहाँ मेरे पास क्या होगा t/4। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों टाइम पीरियड को अगर ऐड करूँ तो मेरे पास क्या होगा t/4 प्लस का क्या हो जाएगा t/4 तो इजिकल टू मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी t/2। मतलब आपके पास जो टाइम पीरियड दे रहा है वो टाइम पीरियड यही दे रहा है मतलब इन दोनों पल्स के बीच में जो इसका टाइम पीरियड या ड्यूरेशन जो दे रखा है वो अपन के पास कितना दे रखा है t/2 दे रखा है।
तो इस प्रकार अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो रेक्टेंगुलर पल्स का, तो उस रेक्टेंगुलर पल्स को अपन क्या है वेव फॉर्म के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको वेव फॉर्म दी गई हो तो उस सिग्नल्स को अगर अपन को फंक्शंस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो अपन यहाँ पर उस फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपन के पास क्या है, रेक्टेंगुलर सिग्नल्स हो गया। नेक्स्ट अपन के पास जो सिग्नल्स है उस सिग्नल्स के अंतर्गत अपन देखते हैं सिग्नम फंक्शंस क्या होता है, या सिग्नम फंक्शन सिग्नल्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन के पास जो है वो है सिग्नम सिग्नल। सिग्नम जो सिग्नल्स होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में भी डिफाइन किए जाते हैं और डिस्क्रीट टाइम में भी क्या होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। इसको जो सिंटैक्स जो दिया जाता है इसको नॉर्मली जो है वो एस एन या टी से और या फिर इसे डिफाइन किया जाता है एस एन एन से डिफाइन किया जाता है। ये जो होगा वो किसके लिए होगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए, और ये मेरे पास जो होगा वो फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो मेरे पास किसके लिए होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। अब सिग्नल जो फंक्शंस होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि इन सिग्नल्स का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है। लेकिन ये फंक्शंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर t इज 0 पर या n इज अगर 0 है तो उस समय ये फंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइंड नहीं किए जाते हैं। तो अगर मैं इस सिग्नल्स को अगर वेव फॉर्म के रूप में अगर देखूं तो यहाँ मेरे पास जो है वो सिग्नम nt, और यहाँ मेरे पास जो है एक्स एक्सिस पर उस फंक्शन को मैं t के रूप में ले रहा हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो अपन के पास 1, और यहाँ जो मेरे पास रहता है वो माइनस का 1। t इज 0 पर जो होता है ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। अगर कंटिन्यूस डिस्क्रीट टाइम में अगर सिग्नल्स में अगर अपन देखें तो इस सिग्नल्स को जो डिफाइन किया जाता है वो इस बेस पर करते हैं। यहाँ मेरे पास जो सिग्नल होगा वो एस जी एन, यहाँ मेरे पास n, और यहाँ मेरे पास जो है x एक्सिस पर जो दे रखा है वो n दे रखा है। तो पर्टिकुलर जो होगा 1, यहाँ मेरे पास 2, पर्टिकुलर 3, 4 डैश डैश डैश। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहता है। ये मेरे पास जो रहेगा वो 1, और यहाँ जो रहेगा वो माइनस का 1, यहाँ मेरे पास जो है वो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। लेकिन पर्टिकुलर n इज 0 है, उस 0 पर ये फंक्शंस क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। अगर इस फंक्शंस को अगर अपन सिग्नल्स को अगर अपन फंक्शंस के रूप में अगर डिफाइन करें तो एस जी एन इज टी इज अगर अपन इस फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं तो व्हेन जब t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस समय इस फंक्शंस की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 रहेगा। t इज 0 पर इसकी वैल्यू जो है वो 0, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब उस पर उसकी वैल्यू जो है वो 0 रह रही है। और t अगर ग्रेटर लेस देन अगर 0 है तो उस समय इस फंक्शंस की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या रहती है, माइनस का 1 रहती है। अब अगर अपन के पास डिस्क्रीट टाइम अगर सिग्नल्स है और उस डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल्स के अंतर्गत अपन के पास जो ये फंक्शंस दे रखा है, अगर इस फंक्शंस को अगर अपन सिग्नल्स को अगर फंक्शंस के रूप में अगर डिफाइन करें तो एस जी एन, यहाँ मेरे पास n, यहाँ मेरे पास अगर इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, जब n ग्रेटर देन अगर 0 है तो उस समय इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। व्हेन n इज 0 है तो उस समय सिग्नल की वैल्यू 0 होगी। व्हेन n लेस देन अगर 0 है तो उस समय इस फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो इस फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शंस कहते हैं। तथा इस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को अपन क्या कहते हैं, सिग्नम सिग्नल्स कहते हैं। अब ये जो सिग्नम सिग्नल्स है जो मोस्टली क्या होते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शंस की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन के पास जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, डिफाइंड होते हैं। यदि मैं इन सिग्नम फंक्शंस का अगर रिलेशन अगर यूनिट स्टेप सिग्नल्स के साथ अगर कंपेयर करें तो यूनिट स्टेप सिग्नल्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो उसके बेस पर अपन इन दोनों में रिलेशंस क्या होगी वो अगर अपन देखें तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बीच में अगर देखें तो रिलेशन बिटवीन यूनिट स्टेप सिग्नल एंड सिग्नम सिग्नल। तो यहां पर अपन कंडीशन ये देख रहे हैं कि अगर मेरे पास जो सिग्नम सिग्नल दे रखा है
अगर मैं इस सिग्नल्स के साथ अगर 1 को ऐड कर दूं, मतलब क्या होगा, सिग्नम यूनिट स्टेप सिग्नल, अब यहां पर यह कंडीशन देखो कि यदि मैं इस सिग्नम फंक्शंस के साथ में अगर 1 को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, 1 को ऐड कर दूं, तो पर्टिकुलर मेरे पास नेगेटिव जो साइकिल होगा वो नेगेटिव साइकिल 1 प्लस माइनस का 1 इजिकल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तथा 0 पे उस फंक्शंस की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शंस रहेगा वो t इजिकल टू 0 पर है, वो 0 मतलब 1 हो जाएगा। अब कंडीशन जो है 0 पर जो है वो फंक्शंस अपन के पास डिफाइंड नहीं है। अब नेक्स्ट अपन के पास जो फंक्शन है वो अपन के पास क्या रह रहा है, ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू पर अगर इस फंक्शंस को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो इस फंक्शंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपन के पास क्या होगा, डबल हो जाएगा। मतलब अगर इस फंक्शंस को अगर अपन यहाँ डिफाइन करें तो इस फंक्शंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपन के पास क्या हो जाएगा, 2। तो अगर मैं इस फंक्शंस को अगर 2 के साथ अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो फंक्शंस होगा वो वापस मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो सिग्नल्स मिलेगा वो मेरे पास कैसा मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। अगर मैं इस सिग्नल्स को अगर डिवाइडेशन करें यानी कि सिग्नम फंक्शन और इसके बीच में रिलेशन देखें तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 2ut माइनस 1 इजिकल टू क्या होता है, सिग्नम सिग्नल्स होता है। तो ये अपन के पास जो रिलेशन आएगी, ये रिलेशन अपन के पास क्या हुई, सिग्नम और यूनिट स्टेप जो सिग्नल्स होता है उसके बीच में अपन के पास क्या रहेगी, रिलेशन रहती है। अब यदि अपन इस कंडीशंस के बेस पर अगर अपन देखें तो इस कंडीशंस के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो इस कंडीशन में इसके बेस पर क्या कंडीशन होगी, उस चीज को अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर अपन के पास जो पर्टिकुलर कंडीशंस में अगर अपन यहाँ पर सिग्नम फंक्शंस के बेस पर देखें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, un इजिकल टू क्या होगा, सिग्नम जो फंक्शंस होगा उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर दें। अब 1 को ऐड करने के बाद में इसकी वैल्यू जो होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब डबल कंडीशंस में हो जाने पर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, इंक्रीजिबल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर अपन के पास जो फंक्शंस है वो पर्टिकुलर 0 पर अपन के पास 1 डिफाइंड है। एक मिनट, यहाँ 0 पर इसकी वैल्यू जो डिफाइंड नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस वैल्यू को जैसे ही ऐड करेंगे 0 पर ये वैल्यू क्या होगी, ऐड होती है। तो इस बेस पर अपन के पास इसका मैग्नीट्यूड तो अपन के पास डबल हो जाएगा, और लेकिन ये वैल्यू जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या रहेगा, सिंगल फॉर्म में रहती है। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर एक डेल्टा फंक्शंस को और ऐड कर दें और उसके बाद में अगर इस फंक्शंस को अपन के पास जो है वो डिवाइड करेंगे तो अपन के पास जो सिग्नम फंक्शंस होगा वो अपन के पास क्या हो जाएगा, इजिकल टू क्या होगा, 2 म्यू एन माइनस का क्या होगा 1 और माइनस का क्या होगा डेल एन। तो ये वाला जो सिग्नल्स है उस सिग्नल्स के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो ये दोनों फंक्शंस की क्या होगी, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो, दूसरा अगर अपन के पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हो तो उस समय अपन के पास सिग्नम जो फंक्शंस है उनकी यूनिट स्टेप जो सिग्नल्स है उनके साथ रिलेशंस क्या है ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये अपन के पास जो होता है वो सिग्नम फंक्शंस है। अब नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वो फंक्शंस जो है अपन के पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल। नेक्स्ट अपन के पास जो सिग्नल है वो सिग्नल कौन सा है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल जो सिग्नल्स है उसको अपन डिफाइन जो करते हैं वो एक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई की पावर क्या होता है, अल्फा टी। किससे डिफाइन करते हैं, ए ई की पावर अल्फा टी से डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ अपन के पास जो है वो मेरे पास ए जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, एंड अल्फा जो है वो मेरे पास क्या रहता है, एक कांस्टेंट है।
अगर अपन इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर लेस देन अगर अपन के पास 0 हो या ग्रेटर देन अगर 0 हो तो उस समय इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या होती है, चेंजेबल हो सकती है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि 3 केस के बेस पर अगर हम देखें, केस नंबर अगर फर्स्ट है तो केस नंबर फर्स्ट के अंतर्गत अगर अपन देखें जब अल्फा इज इक्वल टू अगर अपन के पास 0 है, जब अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ अपन के पास जो वैल्यू होगी e इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज इक्वल टू ई की पावर 0। ई की पावर 0 है वो समय अपन के पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 1। तो अगर अपन इस समय इस फंक्शन को अगर वेव फॉर्म के रूप में अगर ड्रॉ करें तो अपन के पास t और यहाँ मेरे पास क्या होगा xt इज इक्वल टू जो होगा वो मेरे पास क्या रहेगा, ये वाला फंक्शन। मतलब एक प्रकार का कैसा सिग्नल आ जाएगा अपन के पास, डीसी सिग्नल्स आ जाएगा। दूसरा, जब केस नंबर अगर अपन सेकंड देखें, केस नंबर सेकंड के अंतर्गत जब अल्फा की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या हो, ग्रेटर देन 0। अगर अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, लेट्स एज्यूम +4 है, तो अल्फा इज इक्वल टू अपन के पास क्या है, +4 दिया है। तो इस समय जो ये फंक्शंस होगा वो कंटिन्यूसली फॉर्म में क्या होगा, जैसे जैसे अपन t की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो t की वैल्यू को इंक्रीज करते करते उसकी वैल्यू जो होगी वो कंटिन्यूसली क्या होगी, पैराबोलिक फॉर्म में क्या होगी, इंक्रीजेबल होती जाएगी। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि अगर t इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगा, ये मेरे पास xt है। अब t इज इक्वल टू 0 अगर अपन इसमें पुटअप करें तो t की पावर e की 0 की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे तो अपन के पास क्या वैल्यू आएगी, 4। मतलब t इज इक्वल टू 4 पर t इज इक्वल टू 0 पर इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो अपन के पास क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब चाहे जैसे जैसे अपन t की वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक फॉर्म में ऊपर इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन t की वैल्यू अगर लेस देन अगर अपन नेगेटिव करते जाएंगे तो उस समय इसकी वैल्यू जो होगी वो कंटिन्यूसली क्या होगी, 0 की फॉर्म में क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जब अगर अपन के पास अल्फा इज ग्रेटर देन 0 है तो उस समय अपन के पास जो कर्व जो होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में अपन के पास क्या रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इंक्रीजेबल फॉर्म में होगा। अगर केस नंबर अगर अपन थर्ड देंगे, केस नंबर थर्ड के अंतर्गत जब अल्फा लेस देन अगर 0 है, मीन्स अगर इसकी वैल्यू जो है वो माइनस का क्या है, 4 अगर एज्यूम ले तो माइनस का 4 अगर अपन एज्यूम करते हैं तो उस समय इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अपन के पास जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, कंटिन्यूसली फॉर्म में क्या होगी, डिक्रीजेबल होता जाएगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू जो अपन के पास है नेगेटिव फॉर्म में, तो नेगेटिव फॉर्म के अंतर्गत है तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी, सॉरी एक मिनट, ये अपन के पास 4 नहीं आएगा, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो अपन के पास क्या रहेगा, a रहेगा। लेकिन अपन जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो वैल्यू अपन के पास क्या है, अल्फा की वैल्यू ले रहे हैं। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर देखें तो इस समय इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा, a रहेगा। लेकिन t इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव फॉर्म में अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वे में क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और इनिशियली में उसका जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, इंक्रीजेबल रहेगा। मतलब ये वाला जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीजेबल फंक्शंस होता है। और ये मेरे पास जो होगा वो फॉलिंग सिग्नल्स होगा। तो इस बेस पर अगर अपन के पास कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स अगर अपन के पास दिया गया हो तो उस बेस पर उसकी वेव फॉर्म जो है वो अपन के पास इस फॉर्म में अगर देखते हैं। एक अपन और दूसरा एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स अगर अपन देखें, जैसे xt इज इक्वल टू अपन के पास क्या दे रखा है, e की पावर माइनस a मोड t दे रखा है। क्या दे रखा है, e की पावर माइनस a मोड t दे रखा है। अपन जानते हैं कि मोड t जो होता है, मोड t की जो वैल्यू होती है अगर लेस देन अगर 0 है तो उस समय इसकी वैल्यू जो होगी माइनस का t, व्हेन ग्रेटर देन अगर 0 है तो उस समय इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या हो गई, t होगी। तो यहाँ अपन के पास जो है वो दो फंक्शंस बन गए। एक मेरे पास जो फंक्शन बना है वो मेरे पास कौन सा फंक्शन बना है, e की पावर अगर लेस देन अगर 0 है तो उस समय मेरे पास फंक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, e की पावर 80 रहेगा। और दूसरा अगर अपन के पास जो फंक्शन है ग्रेटर देन t है तो दूसरा फंक्शन जो रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, e की पावर माइनस 80। अगर मैं इन दोनों के ग्राफ को अगर कंसल्ट करूं तो इन दोनों के ग्राफ जो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, e की पावर जो t होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, इस फॉर्म में होगी, तथा इसकी जो सिग्नल्स की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, इस फॉर्म में। तो यहाँ मेरे पास जो सिग्नल्स होगा ये मेरे पास जो होगा e की पावर क्या होगा, माइनस का 80, और ये मेरे पास जो वैल्यू रहेगी ये मेरे पास जो रहेगा वो कौन सा होगा, e की पावर 80।
तो ये अपन के पास जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला। अगर एक दूसरा फंक्शन और देखें कि यहाँ पर अगर अपन के पास कोई भी फंक्शन दिया गया हो, अगर e की पावर at और ut अगर अपन के पास कोई भी फंक्शन दे रखा हो और एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया गया हो, तो इस बेस पर अगर अपन के पास इस फंक्शन की वैल्यू को अगर अपन को डिफाइन करना हो तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अपन के पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया हो xt इजिकल टू अपन के पास दे रखा है e की पावर at ut दे रखा है, तो इस फंक्शन के बेस पर अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो यहाँ पर अपन के पास e की पावर at जो होता है उसका डायग्राम जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीजेबल होगा। दूसरा, अगर अपन के पास ut जो है यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगर अपन इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो ये वाला जो फंक्शन है वो e की पावर क्या होगा t, और ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है वो कैसा होगा, ut है। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ पर लेस देन अगर 0 है, t इजिकल टू लेस देन 0 है, तो उस समय इसके साथ यहाँ की वैल्यू अगर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन ये वाली जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगा, सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर इस फंक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में जो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीजेबल होगा। तो इस बेस पर अगर अपन के पास कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स दिए गए हो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, तो उस कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल जो दिया गया हो उसकी वेव फॉर्म को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शंस है जो वैल्यू ऑफ अल्फा पर डिपेंडेंट है, अगर अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कंटिन्यूसली फंक्शन जो होगा वो क्या होता है, राइजिंग या इंक्रीजेबल फंक्शंस होता है। अगर अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है, लेस देन 0 है, तो उस समय ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूसली कैसा होगा, फॉलोइंग फंक्शंस होगा। दूसरा अपन ने यहाँ पर देखा e की पावर अगर -a मोड t दे रखा है, तो मोड t अपन जानते हैं कि लेस देन 0 होता है उस समय उसकी वैल्यू नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 होता है उस समय अपन इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इस बेस पर अपन इस फंक्शंस को अगर डिफाइन करें तो इस डिफाइन में फंक्शंस के बेस पर अपन के पास जो फंक्शन होगा वो अपन के पास क्या होगा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यदि अपन के पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसके अंतर्गत अपन के पास xt इजिकल टू e की पावर at, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो अपन के पास क्या दे रखा है, ut दे रखा है, तो इस समय इस फंक्शंस की जो वेव फॉर्म अपन के पास रिसीव होगी वो अपन के पास कैसी होगी, इस बेस पर। अगर अपन एक दूसरा और फंक्शंस लें, जैसे यहाँ मेरे पास दे रखा है xt इजिकल टू e की पावर -at, अगर ut दे रखा है फंक्शन, तो इस बेस पर अगर अपन इसकी वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसकी वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, e की पावर -at के लिए अपन के पास जो वेव फॉर्म है वो अपन के पास इस फॉर्म में रहती है, e की पावर -at। और दूसरा अपन के पास अगर ut देखें तो ut का क्या होगा फंक्शंस, वो अपन के पास फंक्शंस ये रहता है, जब अपन इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो अपन के पास जो वेव फॉर्म रिसीव होगी वो वेव फॉर्म कैसी रिसीव होगी, ये वाली। तो इस बेस पर अपन के पास जो है अगर कंटिन्यूस टाइम में कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स दिया गया हो तो उसकी वैल्यू को अपन फंक्शंस के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया है। अगर अपन के पास कोई भी अगर डिस्क्रीट टाइम फंक्शन दिया गया है वो, तो उस समय अपन उसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज अपन यहाँ पर देखें। In discrete time, exponential signal अगर अपन के पास कोई भी डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल दे रखा है तो उसको जो अपन डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं अल्फा की पावर क्या होती है, n। क्या होती है, अल्फा की पावर क्या होती है, n। अगर अपन के पास फंक्शन जो दिया गया है उस फंक्शन के अंतर्गत अपन अल्फा की जो वैल्यू है वो वैल्यू अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और एक बार अगर अपन नेगेटिव लेते हैं तो उन चीजों में उसका फंक्शंस में क्या डिफाइन पड़ता है वो चीज अपन देखें। तो इफ अल्फा इजिकल टू अगर मैं 2 ले लूं, क्या ले लिया, अल्फा इजिकल टू क्या लिया है, 2,
तो उस बेस पर अपन के पास जो फंक्शंस वैल्यू रहेगी, अब n जो है वो अपन के पास क्या है, वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू, मतलब अपन के पास 0 1 2 3 4 जो भी है xyz जो इन्फिनिटी तक है। तो अब इस फंक्शंस को अगर अपन रिप्रेजेंट करें, यहाँ मेरे पास क्या होगा xn जो डिस्क्रीट टाइम में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शंस है वो x एक्सिस पर जो है वो अपन इंटीजर वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। अब अगर अल्फा इज इक्वल टू अपन ने 2 लिया है, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूँ, तो n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो उस समय उस फंक्शंस की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या, सॉरी अल्फा n इज इक्वल टू अगर 0 लें तो 2 की पावर जो 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। क्या रहती है, 1 रहती है। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, सॉरी। अब n इज इक्वल टू अगर अपन 1 काउंट करें तो 2 की पावर 1 होगी, तो 2 की पावर 1 अपन के पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये मेरे पास क्या है 1, यहाँ मेरे पास जो फंक्शन रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा 2। अब n इज इक्वल टू अगर अपन 2 लें तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या रहेगी 4। अब n इज इक्वल टू अपन 3 लें तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी 8। अब इस कंडीशन के बेस पर जब अपन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो उस समय अपन के पास फंक्शन ये रह रहा है। अगर अपन इसकी वैल्यू को अगर नेगेटिव फॉर्म में लें तो मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू -1 ले तो उस समय अपन के पास इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी 1/2 की पावर 1। तो 1/2 की पावर 1 जो होगी वो 1 अपॉन क्या होगा 0.5 हो जाएगा। तो -1 पर उसकी वैल्यू ये हो रही है -5। अगर n इज इक्वल टू अगर अपन 2 लें तो 1/2 है माइनस का, तो उस समय 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4, मतलब वैल्यू क्या होगी 0.25 होगी। मतलब ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूसली फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीजेबल फंक्शंस। मतलब यहां से इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, ये वाला जो फंक्शंस होगा वो फंक्शंस अपन के पास कैसा होगा, इंक्रीजेबल फंक्शंस है। कैसा फंक्शंस है, इंक्रीजेबल फंक्शंस है। और दूसरा अगर अपन अल्फा इज इक्वल टू क्या लें 1/2, अगर 1/2 अगर अपन यहाँ पर फंक्शन को काउंट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, तो मेरे पास xn इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 की पावर क्या लेंगे n। तो 1/2 की पावर n लेते हैं तो उस समय अपन के पास इस फंक्शंस में क्या वेरिएशन होता है वो चीज अपन यहाँ पर देखें। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर वो की वही वैल्यू अपन यहाँ पर पुटअप करेंगे। यहाँ मेरे पास क्या होगा xn, यहाँ मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या है n। अब 1/2 n इज इक्वल टू वैल्यू अपन पुटअप कर रहे हैं 0। जब 1/2 की वैल्यू अपन पुटअप कर रहे हैं कि पावर 0, तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1। 0 पर उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 1। अब यहाँ पर अगर अपन इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर अपन 1 लें तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी 0.5। दूसरा n इज इक्वल टू अगर अपन 4 लें तो उस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी 0.25। तो मतलब यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा इस फॉर्म में ले रहा है। अगर n इज इक्वल टू अपन नेगेटिव फॉर्म में लें तो नेगेटिव फॉर्म में अगर अपन लेंगे तो 1/2 की पावर -1 है, तो इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा 2। तो अगर -1 पे है तो उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी 2। और n इज इक्वल टू अगर अपन 2 लेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी 4। तो इस बेस पर अगर अपन सिग्नल्स को देख रहे हैं तो यहाँ पर अपन के पास जो ये सिग्नल्स है ये क्या हो रहा है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉर्म है। तो ये वाला जो फंक्शन अपन के पास अल्फा इज इक्वल टू अपन के पास ग्रेटर देन 2 है, यानी कि ग्रेटर देन अगर 0 है तो उस समय अगर अपन के सॉरी ग्रेटर देन अगर 1 है तो उस समय उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू लेस देन अगर अपन के पास 0 है तो उस समय वो फंक्शन जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ पर देखें कंडीशन, अगर अपन यहाँ पर एक और फंक्शन लें मतलब अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर अपन देखें तो नेगेटिव में उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या है -2 अगर अपन एज्यूम करें तो इस कंडीशंस के बेस पर अपन के पास क्या सिग्नल रिसीव हो रहा है वो अपन देखें। तो n यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या है xn है। अब
-2 की पावर अपन के पास क्या है n। यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है अल्फा इजिकल टू क्या लिया है -2, और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या है xn जो है वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स है। अब कंटिन्यूसली अगर n इजिकल टू 0 है तो n इजिकल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1 रहती है। तो यहाँ मेरे पास जो फंक्शन होगा वो अपन के पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब n इजिकल टू अगर अपन 1 लें तो n इजिकल टू 1 अगर अपन लें तो इस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी -2। ये 1 है पॉजिटिव का, और इस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या आएगी -2 आएगी। अगर n इजिकल टू अपन 2 लें तो n इजिकल टू 2 लेने पर अपन के पास जो वैल्यू होगी 2 की पावर 2 बराबर 4, और माइनस का इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या होगा प्लस का क्या हो जाएगा 4। दूसरा n इजिकल टू अगर अपन 3 लें तो माइनस का क्या होगा 8। इसी प्रकार अपन n इजिकल टू 4 लें तो मेरे पास क्या फंक्शन होगा 16। अब यही अगर अपन नेगेटिव टर्म्स के अंतर्गत लें तो नेगेटिव टर्म्स के अंतर्गत अपन लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या रहेगी माइनस का है, और माइनस की पावर 1/2, मतलब यहाँ वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या रहेगी माइनस का 1/2। और इसके जस्ट ऊपर अगर सेकंड टर्म लें तो यहाँ मेरे पास पॉजिटिव का क्या होगा 1/4। अगर वापस अपन 3 लें तो यहाँ वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी माइनस का 1/8। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या हो रही है अल्टरनेटिव वैल्यू में। अल्टरनेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ है फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग। अगर अपन इस फंक्शन को यहाँ देखें तो ये फंक्शन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन जो हो रहा है वो अल्टरनेट वैल्यू पर क्या हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है चेंजेबल हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कैसी रह रही है इंक्रीजिंग रह रही है। तो इस समय ये फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिबल फंक्शन होगा। दूसरा अगर अपन अल्फा इजिकल टू अपन एज्यूम करें माइनस का 1/2 तो फंक्शन जो होगा एक्सपोनेंशियल के अंतर्गत -1/2 की पावर जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा n। अब यहाँ पर अगर अपन n की वैल्यू को अगर अपन पुटअप करके देखें तो उनकी वैल्यू में उसके बेस पर क्या परिवर्तन हो रहा है इसका अगर अपन यहाँ डिस्कस करें, ये मेरे पास x n और यहाँ n, अगर n इजिकल टू अगर अपन के पास जो है वो वैल्यू अपन पुटअप क्या कर रहे हैं 0। जब n की वैल्यू अगर अपन पुटअप की है तो इसकी वैल्यू जो अपन देखेंगे उसमें हमेशा इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहता है। अब n इजिकल टू अपन 1 ले रहे हैं तो n इजिकल टू 1 ले रहे हैं तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू जो रह रही है वो अपन के पास क्या रह रही है माइनस का 1/2। जब n इजिकल टू अगर अपन 2 ले रहे हैं तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू जो रहेगी वो अपन के पास कितनी रहेगी 1/4। n इजिकल टू 3 लें तो उस समय अपन के पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा माइनस का 1/8। और n इजिकल टू 4 लें तो 4 लेने पर उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगी। अगर नेगेटिव टर्म्स के अंतर्गत अपन देखें n इजिकल टू क्या है माइनस का 2 तो उस समय यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी माइनस का क्या होगा 2। और n इजिकल टू अपन यहाँ पर माइनस का 2 लें तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी 4। अगर n इजिकल टू माइनस का 3 लेंगे तो यहाँ वैल्यू जो होगी वो क्या होगी माइनस का क्या हो जाएगा 8। और n इजिकल टू यहाँ पर लेंगे 4 तो उस समय यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। तो इस समय इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी 16 हो जाएगी। तो इस बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो चाहे फंक्शन जो होगा वो अपन के पास फंक्शन कैसा हो रहा है ऑब्वियसली जो है वो डिक्रीजिंग या फॉलिंग फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है अल्टरनेटिव वैल्यू में क्या हो रहा है चेंजेबल हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर इंटीजर पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो एक पर्टिकुलर इंटीजर पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है। मतलब ये जो है वो अल्टरनेट फॉर्म में क्या हो रहा है चेंजेबल हो रहा है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अपन इसको कंप्लीटली अगर सिग्नल्स को देखें तो ये सिग्नल्स जो है वो अपन के पास क्या हो रहा है फॉलिंग सिग्नल्स हो रहा है। तो ये मेरे पास जो होगा वो फॉलिंग सिग्नल फॉलिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और ये मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या होगा इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब यहां अपन एक चीज यहां नोट कर रहे हैं कि दोनों कंडीशंस में मतलब अल्फा
मोड ऑफ अल्फा क्या है? ग्रेटर देन अगर 0 है, क्या है? मोड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन अगर 1 है तो उस समय वो सिग्नल जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। इफ अल्फा इज लेस देन 1 है तो उस समय उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा? फॉलिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा। तो ये अपन ने देखा कि अगर डिस्क्रीट टाइम में अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उस समय उस सिग्नल्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज अपन ने किन किन के बारे में डिस्कस किया उसको अपन एक बार देख लेते हैं। इम्पल्स सिग्नल्स और हमारे ये हो गया। यूनिट स्टेप सिग्नल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। रैंप सिग्नल्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस हो गया। पैराबोलिक सिग्नल्स क्या है इसके बारे में हो गया। रेक्टेंगुलर सिग्नल्स क्या है इसके बारे में, और एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और दूसरा अपन ने देखा था कि सिग्नम फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो सिग्नल्स है वो अपन के पास ट्रायंगुलर सिग्नल्स क्या होते हैं, गॉसियन सिग्नल्स क्या होते हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल्स क्या होते हैं, और सैंपल सिग्नल्स और सिंक सिग्नल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जो अपन डिस्कस है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।